से पिछले सप्ताह चीनी कंपनी डीपसीक ने दुनिया को चौंका दिया जब उन्होंने ओपनएआई की रक्षा को पार कर अपना ओपन सोर्स R1 मॉडल जारी किया। न केवल यह उनके $200 के O1 कारण को मात देता है, लेकिन ये क्लॉड सोनेट और जेमिनी को भी पछाड़ देता है। यह प्रमुख बेंचमार्क पर जीतता है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह मेरा वाइब टेस्ट पास करता है, साथ ही इंटरनेट पर कई अन्य लोगों का भी, जब तक आप इससे यह नहीं पूछते कि 15 अप्रैल 1990 को क्या हुआ था। R1 गणित में भी जीतता है, जो दीवानगी की बात है क्योंकि ओपनएआई के पास पहले से जवाब थे। पिछले कुछ दिनों में सामान्य लोग R1 के बारे में जान रहे हैं और यह वायरल होकर अमेरिका में नंबर 1 ऐप बन गया। यह बड़ी टेक कंपनियों के लिए एक बड़ी समस्या है क्योंकि धोखाधड़ी को जारी रखने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता को कठिन होना चाहिए और इसे हजारों जीपीयूज की आवश्यकता होती है लेकिन डीपसीक R1 की लागत $10 मिलियन से कम थी और वास्तव में यह एक हेज फंड का साइड प्रोजेक्ट था जहां उनका एकमात्र लक्ष्य दीर्घकालिक सामाजिक मूल्य बनाना है। वॉल स्ट्रीट डरा हुआ है और एनवीडिया का स्टॉक आज बड़ी गिरावट में है। एनवीडिया एआई उछाल का मुख्य लाभार्थी रहा है, लेकिन पूरा बुलबुला क्रूर वास्तविकता से अचानक धराशायी हो गया है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे डीपसीक ने इतिहास की दिशा बदल दी। आज तारीख है 27 जनवरी 2025 और आप देख रहे हैं द कोच। इसके बच्चों में से कई में से किसी एक को जीत के माध्यम से इसे मार्गदर्शन देना ही एकमात्र चीज है जो की जा सकती है। मुझे यकीन नहीं है कि वह नेपोलियन डायनामाइट है या नेपोलियन बोनापार्ट, लेकिन मजेदार बात यह है कि उसे लगभग किसी ने एनिमे प्रोफाइल पिक्चर के साथ हरा ही दिया जिसने कहा यह इतना जटिल नहीं है भाई, बस एक बेहतर मॉडल रिलीज करो। डीपसीक के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए ओपनएआई अपने O1 मिनी मॉडल को फ्री उपयोगकर्ताओं को दे रहा है, लेकिन बस इतना ही नहीं, उन्होंने एक नई चीज भी रिलीज की जिसका नाम जो एआई को एक ब्राउजर का एक्सेस देता है और इसके लिए आपके बिहाफ पर बटन क्लिक कर सकता है और फॉर्म भर सकता है, जो एक गेम चेंजर है क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपना कोड पॉइंट अटेंड करने के लिए चैटजीपीटी को भेज सकते हैं। यह सब अच्छा है, लेकिन चीनी वास्तव में अभी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। डीपसीक एक चीज है, लेकिन उन्होंने इसे हन्युआन भी रिलीज किया। जो 3D जाल और बनावट उत्पन्न कर सकता है, और यह मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है जिन्होंने वर्षों तक ब्लेंडर में माहिर होने में असफलता का सामना किया है। लेकिन डीपसीक के बारे में पागलपन की बात यह है कि यह सिर्फ एक साइड प्रोजेक्ट था जिसमें बहुत कम पैसे लगे थे। यहाँ तक कि मार्क एंड्रीसन ने इसे सबसे अद्भुत और प्रभावशाली सफलताओं में से एक कहा जो उन्होंने कभी देखी है, और इसी कारण से स्टॉक मार्केट घबरा रहा है और करीब $1 ट्रिलियन की वैल्यू समाप्त हो गई है, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान एनवीडिया को हुआ है। उसके बाद अन्य चिप कंपनियों जैसे ताइवान सेमीकंडक्टर और ब्रॉडकॉम का स्थान है। देखिए, एनवीडिया ने पिछले दशक में एआई प्रशिक्षण पर मूल रूप से एकाधिकार किया था क्योंकि उनके पास एएमडी की तुलना में बेहतर लिनक्स ड्राइवर हैं और सभी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लाइब्रेरी जैसे क्यूडा के लिए अनुकूलित हैं, जो स्वामित्विक है और केवल एनवीडिया पर चल सकती है। और उनके पास इतने सारे जीपीयू को स्केल पर जोड़ने के लिए आधारभूत संरचना है। जैसे जैसे एआई मॉडल बड़े और अधिक लोकप्रिय होते हैं, वैसे वैसे एनवीडिया के मुनाफे भी बढ़ते हैं, लेकिन किसी ने एप्पल M2 पर डीपसीक चला लिया और वह 680 अरब पैरामीटर का उच्च श्रेणी का मॉडल है। और यह डरावना है यदि आप एक तकनीकी निवेशक हैं जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता में अरबों डॉलर निवेश कर रहे हैं, क्योंकि अगर सबसे बेहतरीन अत्याधुनिक मॉडल अपेक्षाकृत सस्ते उपभोक्ता हार्डवेयर पर काम कर सकता है और यह मुफ्त और ओपन सोर्स है और चीन में विकसित हुआ है, तो हम कैसे कोई मुनाफा कमा सकते हैं। लोग इसे स्पुतनिक पल कह रहे हैं। जब रूस ने 1957 में पहला कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा था, उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका को झटका लगा था और वापसी करने में 1 दशक से अधिक का समय लगा जब अमेरिका ने अपने शिखर उपलब्धि के तौर पर एक आदमी को फिल्माया। नेवादा में चंद्रमा पर। यह मजाक है निश्चित रूप से, और दुनिया की सबसे स्मार्ट तकनीक डीपसीक भी चंद्रमा पर उतरने पर विश्वास करती है। हमने इस एआई प्रचार की गाड़ी पर अच्छी दौड़ लगाई, लेकिन अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। मैं मस्तिष्क चिप्स, क्वांटम कंप्यूटर, कृत्रिम मांस प्रिंटर, नैनो रोबोट, डिजिटल पुनर्जीवन और हर तरह की अन्य तकनीक की प्रतीक्षा कर रहा हूं जो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएगी। यह था डी कोड रिपोर्ट। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले रिपोर्ट में मिलूंगा।